नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। एक ऐसा चक्रवात है जो गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साइंटिस्ट को बाफिल कर दिया है, क्योंकि ये चक्रवात काफ़ी अनयूजुअल है। साथ ही साथ इसके बारे में जो भी जानकारी हम देंगे या आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, गुजरात में 48 साल बाद आया चक्रवात अस्ना का खतरा। क्या है ये चक्रवात और किस प्रकार से ये खतरे पोज कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। देखो, मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में डेवलप हो रहा है। जनरली ऐसे चक्रवात बे ऑफ बंगाल में होते हैं, क्योंकि माना जाता है बे ऑफ बंगाल वार्मर है या ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू दी अरेबियन सी। तो ये अस्ना नाम चक्रवात बनने जा रहा है, जो साल 1976 के बाद अपनी तरह का पहला चक्रवात होगा। इसके अलावा इसका मूवमेंट देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि पहली बात तो ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से डेवलप होके, और ये अरब महासागर के पास अरब सागर में बन रहा है, गुजरात की तरफ ही अपना कूच कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह चक्रवात उत्तर पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। यह गुजरात में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवेश कर चुका है और अब उसके चक्रवात बदलने की उम्मीद है, मतलब बहुत जल्दी बदल जाएगा। अगर बात करें फिर कच्चे तट से आगे बढ़ने के बाद ये अरब सागर में पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। उपग्रह के से जो भी प्राप्त अवलोकन हुए हैं, यानी कि जो भी हमें जानकारी आई है सैटेलाइट से, पाकिस्तान द्वारा नामित ये चक्रवात है अस्ना किसने नाम दिया है ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये एक बहुत स्पेशल चक्रवात है, डिफरेंट चक्रवात है, तो पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है। ये गुजरात से नहीं टकराएगा, ये बता रहा है कि भारतीय तट से दूर जा रहा है। डिप्रेशन का केंद्र भुज से 60 किलोमीटर और नलिया से 250 किलोमीटर दूर कच्छ पर दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तरी केरल से गुजरात तक चलने वाले एक अपतटीय गर्त पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून को सक्रिय बनाए रखेगा। इसके अलावा अपने नवीनतम पूर्वानुमान में आईएमडी ने यह भी कहा कि गुजरात में शनिवार तक भारी बारिश जारी रहेगी। थोड़े समय के अंतराल के बाद 2 और 3 सितंबर को कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि चक्रवाती तूफान अगले 2 दिनों तक उत्तरी अरब सागर के साथ भारतीय तट से लगभग उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ेगा। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में तीव्र होते हैं। इसके अलावा जो प्री मानसून मार्च से मई और पोस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान अधिक देखने को मिलते हैं। सबसे शक्तिशाली तूफान मई और नवंबर के दौरान विकसित हुए हैं। तो एक टाइम पीरियड होता है, साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में जनरली जब चक्रवात देखे जाते हैं तो गवर्नमेंट बेटर रेडी रहती है। बट अगर हम बात करें कि इसके अलावा, इस टाइम पीरियड के अलावा या फिर ऐसे क्षेत्रों में चक्रवात आ जाए जहाँ के लिए गवर्नमेंट रेडी ना हो, ये अलग सरदर्द बन जाता है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में असल में सबसे ज़्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है और ट्रेडिशनली हम इसे ईस्टर्न, जितने भी ईस्टर्न सेक्टर है इंडिया का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है कि चक्रवात से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वेस्टर्न सेक्टर अरब सागर माना जा रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। हालांकि अभी भी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से ठंडा है, पर फिर भी आजकल ये इतना गर्म होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की वजह से, कि इसकी जो चक्रवात बनाने की क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। चक्रवात कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मजबूत मानसून धाराओं और अन्य प्रतिकूल महासागर कारकों के कारण सिस्टम जून सितंबर मानसून के मौसम के दौरान शायद कभी चक्रवात में तीव्र होते हैं, जिससे चक्रवात अस्ना एक दुर्लभ घटना बन जा रही है। आईएमडी के रिकॉर्ड के अनुसार यद्यपि यह 1964 के बाद अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात है, तथापि अरब सागर की ओर बढ़ने से पहले 1976 में भी भारतीय भूभाग पर ऐसा ही एक तूफान आया था। चक्रवात अस्ना से सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हैरान क्यों हैं? अब यहाँ पे हैरान होने का रीज़न क्या है ये जानना है। देखो, गुजरात के पास जो अरब सागर में एक ऐसा मौसम बना है जिससे वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। आमतौर पर समंदर में तूफान बनते हैं, फिर वो जब ज़मीन पर आकर बसते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या उल्टा हो रहा है? गुजरात की ज़मीन के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बारिश हुई, इसके बाद अरब सागर में डीप डिप्रेशन देखने को मिल गया। अब ये मौसम अरब सागर में साइक्लोन बन चुका है या बन रहा है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें, उसकी तुलना में अरब सागर की बात करें, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा में अधिक नदियां अपना जल प्रदान करती हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की क्षारता अरब सागर की क्षारता से कम भी है।
अंतः या वाष्पीकरण की दर तीव्र है, यहाँ पे वाष्पीकरण की दर भी तीव्र है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान माना जाता है। यह तापमान आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, जितना ह्यूमिड एरिया होगा उतना ज़्यादा चक्रवात बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक तापन की वजह से उमस या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो चक्रवात को जन्म दे सकता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा से अधिक है, अतः चक्रवात की उत्पत्ति अधिक यहाँ पे होती है। वायु अप्रपणता वायु की गति में परिवर्तन को कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वायु अप्रपण की बात करें, अक्षांशों के साथ वायु की गति में परिवर्तन, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ वायु की गति में परिवर्तन से भी संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए ऊर्ध्वाधर पवनों उनकी गति में अंतर कम होना चाहिए। अब अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में के क्षेत्र में निम्न होता है। इसके अलावा चक्रवातों का नाम क्यों रखा जाता है? सबसे पहली बात तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जब भी साइंटिस्ट एक दूसरे से बात करें किसी को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, पहला ये रीज़न है। आरंभ में इनको अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था, परंतु भ्रम की स्थिति होने पर इनका नामकरण आरंभ कर दिया गया। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञानी ने महिलाओं के नाम पर इनका नामकरण शुरू किया था, याद रखिएगा। वर्ष 1978 तक इसी परिपट्टी का पालन हुआ। फिर उसके बाद परंतु अब पुरुष तथा महिला दोनों के नामों पर नाम रखा जाता है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई थी, जिसमें शामिल देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी शामिल थे। पहले ही नामों की सूची पहले से तैयार की जाती है, उसके बाद वहीं से वो जो पूरा रोस्टर होता है उसी से नामकरण किया जाता है। फिर वह समिति इस सूची से देश के नाम की वर्णमाला क्रम के हिसाब से चक्रवातों का नामकरण करती है। तो जब ज़्यादा जिस जगह पे हीट होगी वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसकी वजह से इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन होगा तो एक समय के बाद वहाँ पे क्या बनेगा, एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो एक डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस दोनों की प्रणाली बरकरार हो जाएगी। इसके अलावा चक्रवात एक बड़े पैमाने पर हवा की प्रणाली है, ये याद रखना है। ये कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम के साथ होता है। एनडीएमए के अनुसार चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घुमावदार हवाएं हैं, ये याद रखना है, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी में दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात में भी दो प्रकार होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण चक्रवात। तो यहाँ पे चक्रवात जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनका हर जगह नाम भी अलग है। जैसे इधर इनको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशन में साइक्लोन्स के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया के पास विलीस के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें अमेरिका के पास, इनको हरिकेन नाम दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम है, पर है वही। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये 5 डिग्री अक्षांश से लेके 30 डिग्री अक्षांश, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह डेवलप होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में कोरियोलिस बल के कारण, यहाँ पे कोरियोलिस बल बहुत कम होता है। अगर आपको चक्रवात बनते हुए समझना है तो कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्योंकि कम है, इस वजह से यहाँ पे चक्रवात बन नहीं पाते हैं 5 से 8 डिग्री में दोनों साइड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य महासागरीय क्षेत्रों में होती है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के प्रभाव से निम्न वायु दाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्र पवनें अभिसरित भी होती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण किया जाता है और यहाँ ऊपर उठती हैं हवाएं। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यतः इनकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली और कैरेबियन सागर में इनको हरिकेन भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो शीतोष्ण होते हैं, ये प्रभाव और
क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांश वाले होते हैं। कुछ इन क्षेत्रों में ये डेवलप होते हैं, मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है दोनों के, जहाँ पे ओरिजिन इनका पॉइंट होता है उसी के बेसिस पे हम इन्हें जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें निम्नगर्त या फिर ट्रफ भी कहा जाता है। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भी होती है। चक्रवात बनते कैसे हैं? इनके बनने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गर्म महासागर, यानी कि इनको 27 डिग्री सेल्सियस एंड अबव अगर वाटर मिल जाता है तो ये आसानी से बन जाते हैं, यानी कि तापमान जो है समुद्र का 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह सागर की सतह से ऊपर उठती हवा के सघनन के साथ संवहन के कारण विशाल ऊर्ध्वाधर क्यूमुलस क्लाउड्स बनाते हैं। जब उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होते तो हवा जोरदार गरज के साथ ऊपर उठती है। और ट्रोपोपॉज, क्योंकि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं, एक क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल है, फिर उसके बाद मध्य मंडल है, फिर उसके बाद सो ऑन चलता जाएगा। बट यहाँ पे ट्रोपोपॉज ऐसा एरिया है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल साधारण रूप से सामान्य रहते, तो ट्रोपोपॉज स्तर पर फैल जाते हैं। इस बार जब हवा फैल जाती है, अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो उच्च स्तर पर एक सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है। संवहन के कारण हवा के नीचे की ओर गति को तेज भी करता है। हिंद महासागर में एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य भौतिक विशेषता अत्याधिक अशांत विशाल क्यूमुलस क्लाउड का भंडारण होता है। मतलब यहाँ पे थंडर बैंड होता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गर्म नम हवा का स्रोत कम होने लगता है या अचानक बंद भी हो जाता है, तो वह अपने केंद्रीय निम्न दबाव, आंतरिक गर्मी और अत्यंत उच्च गति के कारण कमजोर भी पड़ने लगता है। ये तब होता है जब धरातल पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे धरातल पर जैसे ही पहुंचते हैं इनका फ्यूल सिस्टम खत्म हो जाता है और ये मर जाते हैं। खतरों का मानचित्रण करना भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पूर्वी क्षेत्र में है, पर पश्चिमी क्षेत्र में कैसे लड़ना है वो जानना ज़रूरी है। भूमि उपयोग को नियंत्रण करने और भवन संहिता लागू करने के लिए नीतियों का भी कार्यान्वयन होना चाहिए। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को मानव बस्तियों के बजाय पार्कों, चरागाहों या बाढ़ अपवर्तन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इंजीनियर्ड संरचनाएं बनानी चाहिए जिसमें खंबे, मिट्टी के टीले हों, ताकि चक्रवात जब टकराए तो कम हानि हो। इसके अलावा चक्रवात आश्रय स्थल भी बनाना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे आश्रय स्थल बनाती है। ऐसे क्षेत्र जहां लगातार चक्रवात आते रहते हैं, यहाँ पे भी अलग से आश्रय स्थल होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जितना अपना IMD रीजनल ऑफिस से डेटा कलेक्ट करके बता सके लोगों को पहले से कि चक्रवात आने वाला है, तो एक इवैक्यूएशन प्लान भी उसी के लिए एक प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको मुझे बतानी है, क्वेश्चन आ सकता है, चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर बताना है और नामकरण की प्रक्रिया भी बतानी है। एक क्वेश्चन और है प्रीलिम्स का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।